हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एचपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के लिए 2018 में, तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कंटेन्स, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, क्योंकि जो एस्ट्रोजन है उसका काम होता है इम्प्लांटेशन एंड ओव्यूलेशन को इनहिबिट करना। ऑल्सो ये सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को अल्टर कर देता है, जिसकी वजह से स्पर्म एंट्री पॉसिबल नहीं हो पाती। प्रोजेस्टेरोन के भी सेम काइंड ऑफ फंक्शंस होते हैं। वैसे तो इसका आंसर प्रोजेस्टेरोन अलोन भी आ सकता है, बट इन कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है, तो इसीलिए आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए मॉलिक्यूल दैट ऑल्सो फंक्शंस इन इम्यून रिस्पॉन्स इज, तो इसका आंसर बी हो जाएगा एबोजाइम। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये कंबाइंड वर्ड है एंटीबॉडी और एंजाइम का। ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है विद द कैटालिटिक एक्टिविटी। इसकी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इसका जो हाफ पार्ट होता है, वन लाइट और वन हैवी चेन, वो एंटीबॉडी की तरह काम करती है, और सेकंड हाफ पार्ट वो एंजाइम की तरह काम करता है। तो इसके यूजेस कहाँ होते हैं, जैसे कि मान लो किसी ट्यूमर सेल को किल करना है, तो उसमें क्या होगा कि इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा वो ट्यूमर सेल से बाइंड करेगा स्पेसिफिकली, और जो सेकंड पार्ट होगा वो इनएक्टिव प्रोड्रग को एक्टिव एंटी कैंसरस ड्रग में चेंज कर देगा, जो कि फर्दर जाके उस सेल को किल करने में हेल्प करेगी। इसका जो दूसरा ऑप्शन है राइबोजाइम, ये तो बेसिकली आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं जो एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इन इंडिया द फर्स्ट क्लोन प्रोड्यूस्ड इन एनडीआरआई करनाल वाज ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा बफेलो। एनडीआरआई की फुल फॉर्म है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि करनाल में है, और इन्होंने इंडिया की फ़र्स्ट क्लोन बनाई थी 22 अगस्त 2010 में, और जिसका नाम गरिमा रखा था। इन्होंने जो टेक्निक यूज़ की थी वो थी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मेडिएटेड क्लोन प्रोडक्शन वाली। और अगर सेकंड क्लोन की बात करें तो इन्होंने ही सेकंड क्लोन को प्रोड्यूस किया था, तो वो काऊ थी। अगर हम फर्स्ट क्लोन इन वर्ल्ड की बात करें तो हमें पता है वो डॉली थी, 1996 में रोजलिन इंस्टीट्यूट में प्रोड्यूस की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ पार्थेनोजेनेसिस अकर्स इन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हनी बी। पार्थेनोजेनेसिस बेसिकली एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी है जिसमें ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन, और ये लोअर इनवर्टिब्रेट्स में ही ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, हनी बी की जो क्वीन होती है वो दो तरीके के एग ले करती है, एक तो बाय मियोसिस हैप्लॉइड और एक यूजुअल वाले जो डायरेक्ट डिप्लॉयड होते हैं। तो अगर वो डिप्लॉयड एज इट इज़ उनमें पार्थेनोजेनेसिस होगी तो उनसे वर्कर बीज बनती हैं जो स्टेराइल फीमेल होती हैं, और अगर जो हैप्लॉइड एग है अगर वो फ्यूज़ हो गया मेल के हैप्लॉइड स्पर्म से, तो वो जो फ्यूज़ होकर स्ट्रक्चर डिप्लॉयड बनती है, तो वो या तो क्वीन बनाती है या फिर जो वर्कर बीज होती हैं वो स्टेराइल होती है या फिर वो बनाती हैं। सॉरी, जो मैंने ये बोला ना पार्थेनोजेनेसिस से फीमेल, तो पार्थेनोजेनेसिस से ड्रोन बनते हैं जो कि हैप्लॉइड और मेल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ द मोस्ट अबंडेंट सिक्स एलिमेंट्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन। ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ये तो हमें पता ही है बायोमोलिक्यूल्स के मेजर एलिमेंट्स होते हैं, प्लस फॉस्फोरस और सल्फर प्रोटीन और डीएनए के कंपोनेंट होते हैं, इसलिए हम वहाँ से हिंट ले सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ हार्डनेस ऑफ बोन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा सी कैल्शियम फॉस्फेट। बोन एक कैल्सीफाइड टिश्यू है जिसमें 60% इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है, जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट, इसको हाइड्रोक्सीपेटाइट भी बोलते हैं। 10% इसमें वाटर होता है और 30% ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ 20 कार्बन अनसेचुरेटेड ओपन चेन फैटी एसिड विच एक्ट एज लोकल मैसेंजर्स आर, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन प्रोस्टाग्लैंडिन। ये खुद भी एक 20 कार्बन पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बना हुआ है, जिसमें 20 कार्बन होते हैं और 4 डबल बॉन्ड होते हैं, और वो ओपन स्ट्रक्चर होती है।
उसको इराकिडोनिक एसिड बोलते हैं। और प्रोस्टाग्लैंडिन की भी ऐसे जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो चेंज हो जाते हैं, बाकी स्ट्रक्चर जो पेरेंट स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। प्रोस्टाग्लैंडिन एक तरीके का आइकोसिनोइड है जिसका इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में बहुत ज़्यादा रोल होता है। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, विच इकोलॉजिकल पिरामिड कैन नेवर बी इन्वर्टेड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पिरामिड ऑफ एनर्जी। हमें पता है पिरामिड ऑफ एनर्जी कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्राइमरी ट्रॉपिकल लेवल है वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगी तभी नेक्स्ट वाला सर्वाइव कर पाएगा, अदरवाइज़ वो पेरिश हो जाएगा। अगर पहले वाले ट्रॉपिकल लेवल पे अगर एनर्जी कम होगी तो नेक्स्ट के चांस बिल्कुल ही नहीं होते हैं कि वो उस पर सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी उसी ट्रॉपिकल लेवल में यूज़ हो जाएगी और आगे वाले को वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। इसीलिए तो 10% लो भी इसी के बेस पे है कि सिर्फ 10% एनर्जी ही नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल पे पास करती है। अगर हम बाकी अदर पिरामिड्स की बात करें तो जैसे पिरामिड ऑफ बायोमास मोस्टली तो स्ट्रेट ही होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है इसमें, जो पौंड वाला होता है वो इन्वर्टेड होता है। और अगर नंबर की बात करें तो वो भी मोस्टली स्ट्रेट होते हैं, लेकिन 2 एक्सेप्शन है। जैसे फॉरेस्ट का होता है स्पिंडल शेप का, और जो पैरासिटिक या फिर ट्री टाइप भी बोलते हैं उस इकोसिस्टम का होता है इन्वर्टेड। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा ब्रीफ में बता दिया। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, एलोस्टेरिक एंजाइम्स एक्ट एज। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th वन, कैटलिस्ट एंड रेगुलेटर। अब एंजाइम है तो कैटलिस्ट तो ऑब्वियस है, उनका फंक्शन होता है कैटलिसिस, तो वो करते ही हैं। प्लस रेगुलेटर क्यों होंगे, क्योंकि ये एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते हैं। ये वो एंजाइम होते हैं सच एंजाइम्स विच हैव बाइंडिंग साइट फॉर रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स अदर देन द सबस्ट्रेट, जो इनको उनकी खुद की एक्टिविटी को जो रेगुलेट करे, तो इसीलिए ही इनको एलोस्टेरिक एंजाइम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चिपको मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय। तो इसका आंसर हो जाएगा 2nd वन, बाय सुंदरलाल बहुगुणा इन गढ़वाल फॉरेस्ट। ये जो कॉमन पर्पस के लिए पेड़ों को कट कर रहे थे तो उनके लिए ये मना कर रहे थे, इसीलिए इन्होंने चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया था। ये जो बाकी ऑप्शन है जैसे सलीम अली हैं, ये तो इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं बहुत फेमस, इनको बर्डमैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और इनके नाम पे बर्ड सेंचुरी और रिसर्च सेंटर भी है इंडिया में, जैसे बर्ड सेंचुरी तो गोवा में है और रिसर्च सेंटर तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड इज़। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th वन, ग्लाइसिन, क्योंकि ग्लाइसिन की जो स्ट्रक्चर होती है वो सिंपलेस्ट होती है। लाइक इसमें एक अल्फ़ा कार्बन होता है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे NH3 ग्रुप होता है, राइट हैंड साइड पे COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, ऊपर हाइड्रोजन है और नीचे एक R ग्रुप होता है, और वो R ग्रुप हाइड्रोजन ही होता है, इसलिए ये सिंपलेस्ट बन जाता है। बाकी जो अमाइनो एसिड होते हैं उनकी बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम होती है, लेकिन उनमें जो R फंक्शनल ग्रुप है उसके डिफरेंस की वजह से सारे अमाइनो एसिड डिफरेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, द मोस्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक अगेंस्ट माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया इज। तो इसका आंसर हो जाएगा A, टेट्रासाइक्लिन, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन ट्रांसलेशन के स्टेप को इनहिबिट करती है। और अगर हम ज़्यादा डीप में पढ़ें तो हमें पता चलेगा इट irreversibly blocks the A site and thus the entry of the upcoming amino acyl tRNA, thus indirectly प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। जो बाकी ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, उनके भी फंक्शन को पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन ही जाता है कि कौन सी एंटीबायोटिक कहाँ पे इनहिबिट करती है। अब जो ये है स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, और एक होती है इरिथ्रोमाइसिन, वो भी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन ये 30S RNA की शेप को चेंज कर देती है, जिसकी वजह से mRNA करेक्टली रीड नहीं हो पाता, इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। अगर हम इरिथ्रोमाइसिन या एजिथ्रोमाइसिन की बात करें तो वो जो लार्ज सब यूनिट की प्रोग्रेशन होती है ओवर mRNA, तो उसको इनहिबिट करती है। एक और है क्लोरामफेनिकोल, ये पेप्टाइड बॉन्ड की सिंथेसिस को प्रिवेंट करती है। इसलिए ये जो चारों ड्रग हैं STEC, तो आप ट्रिक बना के यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आता रहता है।
तो इसलिए आप ट्रिक बना सकते हो, ये है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन या एजिथ्रोमाइसिन, और एक फोर्थ वन है क्लोरमफेनिकोल। तो ये चारों ही ट्रांसलेशन को इनहिबिट करने वाले एंटीबायोटिक्स हैं, लेकिन अलग अलग साइट पे काम करके इनकी स्पेसिफिसिटी है कि कौन सी कहाँ काम करती है। तो अभी आपको पता चल रहा होगा कि स्ट्रेप्टोमाइसिन भी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। तो ये आंसर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि माइकोप्लाज्मा अगर इसका कंटिन्यू एक्सपोजर दिया जाता है तो वो उसके रेजिस्टेंट हो जाता है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंट नहीं हो पाता, और वो टेट्रासाइक्लिन उसका प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है एंड अल्टीमेटली कॉजेज इट्स डेथ। अगर इसमें दूसरा ऑप्शन की बात करें, पेनिसिलिन, ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट नहीं करता, बल्कि सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है बाय इनहिबिटिंग ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम। अब क्योंकि माइकोप्लाज्मा में तो कोई सेल वॉल है ही नहीं, तो फिर ये एंटीबायोटिक इनसेंसिटिव हो जाती है, मतलब उसमें कोई काम नहीं रहता, इसलिए वो ऑप्शन नहीं है। अगर फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो नाइस्टैटिन, तो ये फंगस के अगेंस्ट एक एंटीबायोटिक होती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्टीरोल मॉलिक्यूल से बाइंड करती है, और इसीलिए अल्टीमेटली उसका मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको ब्रेक करवा देती है। तो इसलिए ये सारे एंटीबायोटिक्स के फंक्शंस इम्पोर्टेंट थे, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सेट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ इंडिया। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मस्क डियर एंड एशियाटिक लायन। ये जो बस्टर्ड होता है ये ब्राउन कलर एक बर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th, थ्योरी ऑफ केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज पोस्टुलेटेड बाय। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ओपरेन एंड हाल्डेन। इन्होंने इवोल्यूशन के केमिकल ओरिजिन के बारे में बताया था, इन्होंने सिर्फ बता के छोड़ दिया था कि ऐसा 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 हुआ होगा, और इस कंसेप्ट के ऊपर इन्होंने अपनी बुक भी लिखी थी जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ लाइफ। और यहाँ कंट्रास्ट में एक और बुक लिखी थी डार्विन ने, वो सेम ही थी, बट वो थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़। तो दोनों की याद रखनी है। ये क्वेश्चन भी आता है कि दोनों में से किसी की भी पूछ लिया जाता है कि इनकी बुक का क्या नाम था। तो ये जो पहला ऑप्शन है मिलर एंड फॉक्स, इन्होंने एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे इस थ्योरी के बेस पे, लेकिन सिर्फ थ्योरी की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ओपरेन एंड हाल्डेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ए रिजल्ट ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डिक्रीज इन पॉपुलेशन। जब भी जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है इट कॉजेज द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जिस्टिंग एलील्स इन ए पॉपुलेशन ड्यू टू रैंडम चांस। तो रैंडम चांस होता है जिसकी वजह से एलील्स की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। इसको एलेलिक ड्रिफ्ट या फिर सिविल राइट इफेक्ट भी बोल सकते हैं, सिवल राइट इफेक्ट। ये क्वेश्चन भी आता है, मैंने देखा हुआ है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट का दूसरा नाम क्या है, राइट इफेक्ट। तो इससे क्या होगा, पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाती है, वेरिएशन तो बिल्कुल नहीं आएंगी, इवननेस आ जाती है, बल्कि होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सर्व्स एज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन इन ए वाटर बॉडी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्लैंकटन। प्लैंकटन को फ्लोटर या ड्रिफ्टर भी बोलते हैं, ये अपर सरफेस ऑफ वाटर में मिलते हैं। अब जब भी किसी भी पॉन्ड में या एक्वेटिक एनवायरनमेंट में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे प्लैंकटन्स ज़्यादा होंगे, और अल्टीमेटली वो पोल्यूशन को इंडिकेट करेंगे, क्योंकि जैसे ही न्यूट्रिशन ज़्यादा होगा तो उसमें वैरायटी ऑफ द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि फिर फिश की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को भी हार्म करते हैं। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो नेक्टन्स होते हैं जो एक्टिवली स्विमर होते हैं, ये हेटेरोट्रॉपिक और लार्ज साइज़ के एनिमल होते हैं, एनिमल या फिर ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल आते हैं फिश, ऑक्टोपस और मैराइन मैमल्स। अगर हम न्यूस्टोन की बात करें तो ये वो एनिमल्स होते हैं जो एयर और वाटर के इंटरफेस पे रहते हैं, जैसे एग्जांपल है फ्रॉग, बीटल्स। और बेंथोस की बात करें तो ये जो बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनकी बेसिकली एक स्ट्रैटिफिकेशन बनाई हुई होती है। तो सबसे पहले ऊपर वाटर और एयर सरफेस पे न्यूस्टोन होते हैं, फिर प्लैंकटन होते हैं, देन नेक्टोन होते हैं, और देन बेंथोस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, इन इंडिया द लायन टेल्ड मकाका इज़ फाउंड ओनली इन। ये क्वेश्चन डायरेक्ट है, इसका आंसर होगा डी, वेस्टर्न घाट।
ये क्वेश्चन मैंने और भी किसी एग्ज़ाम में देखा हुआ है, वहाँ पे पूछा था एनिमल का नाम कि कौन सा एनिमल, तो उसमें लायन टेल्ड मकाका आएगा। ये एनिमल बेसिकली ब्लैक कलर्ड होते हैं, इनकी नेक पे मैने होता है जैसे लायन की नेक पे होता है, और टेल लाइक लायन होती है और स्टाउट बॉडी होती है। ये सिर्फ दीज आर ओनली नेटिव टू इंडिया, और ये वेस्टर्न घाट और जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो साउदर्न वाले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उनमें मिलते हैं, जो डेंस होते हैं, काफ़ी एवरग्रीन डेंस होते हैं, तो वहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, VNTR इज़ एम्प्लॉयड इन। VNTR का मतलब होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, DNA फिंगरप्रिंटिंग। ये बेसिकली जो RFLP मॉलिक्यूलर मार्कर है उसका सोर्स होता है। इसमें बैंड को विजुअलाइज किया जाता है, और हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना इंडिविजुअल होता है, जो मतलब बैंड पैटर्न होता है वो स्पेसिफिक होता है, उसी बेस पे DNA फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, व्हेन वाज डार्विन्स ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पब्लिश्ड। आ गया ना क्वेश्चन डार्विन की बुक के ऊपर, लेकिन ये थोड़ा चेंज होके आ गया, इसमें डेट पूछी है कि कब किया गया। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है तो हमें ऐसे ही याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा सी, नवंबर 1859। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नीलगिरी। ये 1986 में रिकॉग्नाइज़ किया गया था एज अ बायोस्फीयर रिजर्व, और ये 3 स्टेट की बाउंड्री लगती हैं इसके साथ, इसमें जैसे तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका। अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो इंडिया में टोटल 18 है और वर्ल्ड में 738 हैं। ये जो दूसरे ऑप्शंस हैं, नंदा देवी उत्तराखंड में है, सुंदरलाल कलकत्ता में है, और ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व किस एनिमल के लिए फेमस है। सुंदरवन जो है ये कलकत्ता में है, लेकिन बांग्लादेश के बॉर्डर पे भी है, मतलब पूरा जो एरिया है वो सुंदरवन में आता है। अगर हम ग्रेट निकोबार की बात करें तो ये अंडमान और निकोबार आइलैंड पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एडल्ट मैमल्स द हीमोग्लोबिन कंसिस्ट्स ऑफ, तो इसका आंसर बी हो जाएगा 2 अल्फा एंड 2 बीटा। ये 98% ऑफ एडल्ट मैमल्स में मिलता है। अगर 2% एडल्ट की बात करें तो उसमें 2 अल्फ़ा और 2 डेल्टा चेन होती हैं। अगर फीटस की बात करें तो उसमें 2 अल्फ़ा और 2 गामा चेन्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्ड जीनर डिस्कवर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा स्मॉल पॉक्स। इन्होंने इसकी वैक्सीन की डिस्कवरी की थी। और भी ऑप्शंस है ना, और भी मतलब वैक्सीन है जिनका आ सकता है कि उनकी डिस्कवरी किसने की। जैसे पास्चर ने 3 तरीके की वैक्सीन्स की डिस्कवरी की थी, रैबीज़, कोलेरा और एंथ्रेक्स के अगेंस्ट, और एडवर्ड जीनर ने सिर्फ एक की थी, दैट इज़ स्मॉल पॉक्स। तो ये हमें याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, विच इंडियन नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर राइनोसिरोज पॉपुलेशन। तो ऐसे ही आता है कि कभी कभी टाइगर का पूछ लेता है, कभी लायन का पूछ लेता है। तो ये जो राइनोसिरोज के बारे में पूछा है, 1 हॉर्न राइनोसिरोज होते हैं। ये काजीरंगा असम में जो नेशनल पार्क है वो इसके लिए फेमस है, तो इसके लिए इसका आंसर सी हो जाएगा। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में है और टाइगर के लिए फेमस है। रणथंभौर राजस्थान में है और ये भी टाइगर के लिए फेमस है। चिल्का लेक उड़ीसा में है, जो कि एक ब्रैकिश वाटर लेक है और काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंटीबायोटिक इनहिबिट पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इन प्रोकैरियोट्स, तो इसका आंसर सी हो जाएगा क्लोरामफेनिकोल। हमने अभी पढ़ा था, तो आप इसको ट्रिक बना के यूज़ कर सकते हो। सारी एंटीबायोटिक्स के फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है 25th क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेज द रेड डेटा बुक, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा IUCN। IUCN इंटरनेशनल यूनिट फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज होता है। इट वाज फाउंडेड इन 1964। और इसका काम क्या होता है, जो ये बुक पब्लिश करती है उसमें क्या होता है, फॉर डॉक्यूमेंटिंग रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट, एनिमल, फंजाई एंड द लोकल स्पीसीज ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। नेक्स्ट है 26th क्वेश्चन, इन मियोसिस एक्सचेंज ऑफ जीन्स अकर्स इन, ये बेसिकली रिकम्बिनेशन की बात कर रहा है मियोसिस में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी डिप्लोटीन।
ये है, हमें पता है मियोसिस फर्स्ट की 5 स्टेज होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो हर एक स्टेज के अपने इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं और इन पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्स में। तो जैसे हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं, लेप्टोटीन में जो क्रोमोसोम है वो कॉम्पैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, जाइगोटीन में सिनेप्सिस होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स मतलब क्लोज टुगेदर आ जाते हैं, सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स बनता है, बाइवेलेंट और टेट्राड फॉर्मेशन होती है। पैकाइटिन की बात करें तो क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल हो जाते हैं, रिकम्बिनेशन नोड्यूल बनती हैं, एक्चुअल क्रॉसिंग ओवर होता है और रिकम्बिनेज एंजाइम यूज़ होता है। देन डिप्लोटीन की बात करें तो डिजोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स होता है, एक्स शेप स्ट्रक्चर बनती है जिनको चियाज़मेटा बोलते हैं। देन डायकानेसिस की बात करें तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़मेटा होता है और क्रोमोसोम्स यहाँ पे फुल कंडेंस्ड होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा कंडेंसेशन इसी स्टेज में होती है। तो इन पॉइंट्स पे भी मतलब आगे क्वेश्चंस आ सकता है, तो आप इनको माइंड में रख सकते हो। नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन, कोरी साइकिल अकर्स इन बिटवीन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लिवर एंड मसल। ये ड्यूरिंग एक्सटेंसिव एक्सरसाइज होता है, मसल में कंटिन्यूस एनर्जी सप्लाई के लिए यूजुअल से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, बट कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इसलिए टू कॉप अप इन दैट कंडीशन cells start to do incomplete oxidation of substrate and thus glycolysis का फाइनल प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड बनता है। बट क्योंकि इसका एक्यूमुलेशन सेल के लिए टॉक्सिक होता है, इसलिए इसका ट्रांसपोर्ट लिवर को हो जाता है और वहाँ पे ये अगेन ग्लूकोनियोजेनेसिस की हेल्प से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन अगेन मसल्स में बैक ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ये जो पूरा साइकिल होता है इसी को कोरी साइकिल बोलते हैं। तो इसका आंसर बी था, लिवर एंड मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए म्यूल इज़ ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग। म्यूल एक हाइब्रिड होता है जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज़ के कम्बिनेशन से बनाया है, मतलब इन ब्रीडिंग से। तो म्यूल में जैसे मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स के कम्बिनेशन से है। इसमें मेल डोंकी को जैक बोलते हैं, फीमेल हॉर्स को मेयर बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगर हम इसके अपोजिट हिनी की बात करें तो हिनी भी ऐसे ही हाइब्रिड होता है जो कि मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी के इनब्रीडिंग से बनता है। यहाँ पे मेल हॉर्स को जैनी बोलते हैं और फीमेल हॉर्स को स्टैलियन बोलते हैं। तो नेक्स्ट टाइम के लिए आप लोग याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, ए सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट हैज़ द एबिलिटी टू चेंज इट्स पोजीशन। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ट्रांसपोजोन। ये इसको सेल्फिश या फिर जंक डीएनए भी बोलते हैं। और इसकी अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बैक्टीरिया से लेके प्लांट्स, ड्रोसोफिला और इवन ह्यूमंस में भी मिलता है ये, उसकी जीनोम में भी। और दूसरे ऑप्शन की बात करें जैसे सिस्ट्रोन, ये तो डीएनए का वो सेक्शन होता है जो किसी पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोजियोग्राफिकल रीजन्स आर ऑल्सो कॉल्ड। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, रेल्म्स। ये रेल्म्स आर द लार्जेस्ट यूनिट इनटू विच द इनहेबिटेबल वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड। और बाकी अगर दूसरे ऑप्शंस की बात करें तो ईरा और इपो, ये दोनों ही यूनिट ऑफ टाइम होते हैं, लेकिन ईरा इपो से लार्जर होता है। जैसे 3 ईरा होते हैं अगर बायोजियोग्राफिकल टेबल की बात करें, पैलियोजोइक, प्लियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। और इपो की बात करें तो सीनोजोइक के 7 इपो होते हैं, पैलेयोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन, प्लियोसिन और प्लिस्टोसिन और होलोसिन। तो ऐसे वो तो यूनिट्स ऑफ टाइम है, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, रेल्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ़ा एंड बीटा चेन ऑफ इंसुलिन कंटेन। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन, 51 अमाइनो एसिड। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब अच्छे से नहीं पूछा गया है, क्योंकि इनको बोलना चाहिए था टोटल वर्ड ऐड करना चाहिए था। अगर यहाँ पे ये ऐसे पूछ रहे हैं तो थोड़ा इसका मतलब समझ आता है कि इंडिविजुअल पूछ रहा है। वैसे इंसुलिन की जो एक्टिव फॉर्म होती है उसमें 2 चेन होती हैं, चेन ए एंड चेन बी, मतलब चेन अल्फ़ा एंड बीटा। ए वाले में 21 अमाइनो एसिड होते हैं और बी वाले में 30 अमाइनो एसिड होते हैं।
ये दोनों चेन एक दूसरे से दो डाइसल्फाइड बॉन्ड की हेल्प से कनेक्टेड होते हैं और एक तीसरा डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है दैट इज इंट्रा चेन, वो विद इन द ए चेन प्रेजेंट होता है। अगर हम इसके प्रो इंसुलिन फॉर्म की बात करें, मतलब इससे जो पहले वाली इनएक्टिव फॉर्म होती है तो उसमें एक एडिशनल चेन भी होती है दैट इज सी चेन दैट वर्क्स टू कनेक्ट द ए एंड बी चेन, वो फॉर्म प्रो इंसुलिन बोलते हैं और उसमें भी 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, टू स्पीसीज ऑक्यूपाइंग सेम और द ओवरलैपिंग एरिया आर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सिम्पैट्रिक। ये स्पेशिएशन के टाइप्स दे रखे हैं जो जितने भी ऑप्शन हैं, मतलब न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन के वेज हैं। अगर सिम्पैट्रिक बोलते हैं तो उसमें क्या होता है, जो न्यू पॉपुलेशन अराइज होती है दैट अराइजेज विद इन ए पॉपुलेशन। पैरासिम्पैट्रिक में फ्रॉम द एडजेसेंट निश से अराइज होती हैं। पेरी में एक आइसोलेटेड निश बन जाता है और धीरे धीरे विद टाइम वो एक डिफरेंट स्पीसीज बन जाती है। एलोपैट्रिक में क्या होता है कि दो स्पीसीज होती हैं, उनके बीच में एक जियोग्राफिकल या फिर एनी टाइप ऑफ बैरियर आ जाता है जिसकी वजह से विद टाइम वो दो डिफरेंट स्पीसीज बन जाती हैं एंड दीज आर इन आइसोलेशन विद ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पैनक्रियाज। अगर हम पैनक्रियाज के स्ट्रक्चर को देखें तो अगर टीएस देखते होते हैं तो उसमें जो सेंटर वाला पोर्शन होता है वो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में मॉडिफाइड होता है और वो एंडोक्राइन पार्ट होता है। उसमें 3 तरीके की सेल मिलती हैं, अल्फ़ा बीटा एंड डेल्टा। अल्फ़ा ग्लूकागन सिक्रीट करती है, बीटा इंसुलिन, और जो डेल्टा है वो सोमेटोस्टैटिन सिक्रीट करती है। ग्लूकागन और इंसुलिन का तो फंक्शन पता है। सोमेटोस्टैटिन ये बेसिकली जो पेनक्रियाटिक का हार्मोनल सिक्रेशन है उसको इनहिबिट करता है, ऑल्सो ये गैस्ट्रिक सिक्रेशन को भी इनहिबिट करता है। फिर अगर पेनक्रियाज की जो आउटर में पेरिफेरी में है वो उसको ऑब्जर्व करें तो वहाँ पे बहुत सारे पेनक्रिएटिक एसिनी होते हैं, ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होते हैं, ये एक्सोक्राइन पार्ट को बनाता है और ये डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करते हैं और उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स होते हैं जैसे कि अमाइलेज, प्रोटीएज एंड लाइपेज, और इनको ड्यूडेनम में सिक्रेट करता है, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा पैनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, ए सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच इज़ ट्रांसक्राइब्ड बट नॉट ट्रांसलेटेड। ट्रांसक्रिप्शन तो होता है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए तो आता है लेकिन बाद में ट्रांसलेशन नहीं हो पाता क्योंकि उसकी अच्छे से प्रोसेसिंग हो जाती है एमआरएनए की और फाइनल फॉर्म में वो सेगमेंट नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी इंट्रॉन। जो पूरी स्ट्रक्चर बनी है वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है और अगर डीएनए की बात करें तो उसको सिस्ट्रॉन बोलते हैं, एमआरएनए में उसको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलते हैं। लेकिन जो एक्चुअल में पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दैट पार्ट ऑफ आरएनए, तो उसको एक्सोन बोलते हैं, ई एक्सोजन। ये जो फर्स्ट ऑप्शन में ए एक्सोन लिखा है ये डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है, ये बेसिकली जो न्यूरॉन होता है उसकी प्रोसेस होती है, उसकी स्ट्रक्चर होती है। ई एक्सओएन वो एक्चुअल में रीजन होता है जो कि ट्रांसलेशन करता है, मतलब जो कि पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इंट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ आरएनए बनता तो है लेकिन बाद में स्प्लाइस्ड हो जाता है, तो इसलिए वो उसका कोई पार्ट नहीं होता, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती प्रोटीन सिंथेसिस में। नेक्स्ट है 35, सेल थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, स्क्लेडियन एंड स्वान। सेल थ्योरी, ये जो स्क्लेडियन थी ये एक बॉटनिस्ट थे और थियोडर स्वान वो जूलॉजिस्ट थे। सेल थ्योरी की बेसिकली 3 मेन पोस्टुलेट थे कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल। सेकेंड वॉज दीज आर द सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। तीसरा था ऑल सेल्स राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब एक कंसेप्ट था ओमनी सेलुला सेलुला। ऑल्दो ये कंसेप्ट किसी और साइंटिस्ट ने दिया था, ये रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। इसका मतलब होता है कि जो सेल अभी एग्जिस्ट कर रही है दैट कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, तो ये कंसेप्ट भी आ सकता है कि ओमनी सेलुला सेलुला किसने दिया था, तो ये रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा टी टेस्ट, क्योंकि वैसे तो जो बाकी सारे ऑप्शन हैं सबके सब
दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल पूछे हैं, इसीलिए स्टूडेंट टी टेस्ट ही इसका आंसर होगा। स्टूडेंट टी टेस्ट दो ग्रुप के मीन को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर एनोवा की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है एनालिसिस ऑफ वेरिएशन, और ये 3 या 3 से ज़्यादा ग्रुप के वेरिएशन के लिए यूज़ किया जाता है। काई स्क्वायर टेस्ट जब यूज़ किया जाता है जब दो या दो से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स के मीन का जो डेटा है उसको एक्सपेक्टेड डेटा के मीन के साथ कंपेयर करना हो। और रिग्रेशन एनालिसिस भी दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल की रिलेशनशिप को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, इन ह्यूमन बींग्स ABO ब्लड ग्रुप्स आर एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका आंसर 4th हो जाएगा, मल्टीपल एलिलिज्म। प्लस ये कोडोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है। मल्टीपल एलिलिज्म तब होता है जब मतलब मोर देन वन अलील्स आर अफेक्टिंग ए सिंगल पर्टिकुलर कैरेक्टर। तो अगर ह्यूमन ब्लड की बात करें और कोडोमिनेंस भी मिलता है कि अगर दो जीन्स प्रेजेंट हैं एक अलील में तो दोनों के दोनों अपने फिनोटाइप को एक्सप्रेस करते हैं। और जब इन दोनों की वजह से ही कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलिलिज्म की वजह से ह्यूमन ब्लड में 4 फिनोटाइप पॉसिबल हैं। मींस ह्यूमन पॉपुलेशन में ब्लड ग्रुप के रिगार्डिंग 4 फिनोटाइप होते हैं, A B और O, और 6 तरीके के जीनोटाइप होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन गाइनेंड्रोमॉर्फ ड्रोसोफिला वन पार्ट ऑफ द बॉडी हैज़ XX क्रोमोसोम, द अदर पार्ट हैज़ क्रोमोसोम। तो इसका आंसर A हो जाएगा, XY, क्योंकि ड्रोसोफिला में भी ह्यूमंस की तरह ही सेक्स क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मेल में XY होता है और फीमेल में XX होता है। गाइनेंड्रोमॉर्फ वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्पेशली इंसेक्ट, जिनमें मेल और फीमेल कैरेक्टर दोनों ही होते हैं। और अगर हम ड्रोसोफिला की सेक्स डिटर्मिनेशन की स्टोरी देखें तो ना कि सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम्स के नंबर पे, बल्कि सेक्स क्रोमोसोम मीन एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम के रेशियो से भी डिटरमाइन होता है कि विच पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इट विल फॉर्म। मीन्स कौन सा सेक्स बनेगा, इधर मेल फीमेल या फिर इंटरसेक्स कोई अदर बनेगा। जैसे कि और इस तरीके की थ्योरी को जेनिक बैलेंस थ्योरी बोलते हैं, क्योंकि इनमें जितना ज़्यादा एक्स क्रोमोसोम होगा वो अफेक्ट करेगा द सेक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर इसका रेशो मींस एक्स बाई ऑटोसोमल क्रोमोसोम का रेशो 0.5 है तो वो मेल बनता है, अगर 1 है तो फीमेल बनता है, और अगर इन दोनों के बीच का तो इंटरसेक्स बनता है। अगर 0.5 से कम होता है तो मेटा मेल बनता है, और 1 से अगर ज़्यादा होता है तो मेटा फीमेल बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू डिऑक्सीराइबोज थ्रू। तो इसमें बॉन्ड टाइप पूछा है, तो सबसे पहले तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही होगा, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा जब भी ये बॉन्ड बनेगा। और ये बी ऑप्शन इसलिए एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, ऐसा इसलिए क्योंकि ये बॉन्ड जो पेंटोज शुगर होती है उसके फर्स्ट कार्बन के बीच में, और जो प्यूरिन होता है उसमें तो प्यूरिन या पिरामिडिन कुछ भी है नाइट्रोजनस बेस है, उनके नाइट्रोजन के बीच में बनता है। अब वो मीन्स नंबर अलग अलग हो सकता है नाइट्रोजन का प्यूरिन में और पिरामिडिन में, लेकिन कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बन रहा है, इसलिए ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। अगर यहीं पे कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो वहाँ पे ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे भी कार्बन होता है, और मतलब फर्स्ट मॉलिक्यूल और सेकंड मॉलिक्यूल दोनों का कार्बन इन्वॉल्व होता है और बीच में ऑक्सीजन रह जाता है, तो वो ओ ग्लाइकोसिडिक है। लेकिन यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बन रहा है तो ये एन ग्लाइकोसिडिक हो जाता है। अगर हम प्यूरिन की बात करें तो उसमें शुगर और प्यूरिन के 1 और 9 के बीच में बॉन्डिंग होती है, मतलब फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर एंड 9th कार्बन ऑफ प्यूरिन। अगर पिरामिडिन की बात करें तो उनके बीच में 1-1 बॉन्डिंग होती है, मतलब फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर एंड फर्स्ट नाइट्रोजन ऑफ पिरामिडिन। तो यहाँ पे 1-1 बॉन्डिंग होती है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि प्यूरिन का कौन सा नाइट्रोजन कौन से नंबर वाला और पिरामिडिन का कौन से नंबर वाला नाइट्रोजन टेक पार्ट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में। नेक्स्ट है द नर्व सेल्स इन द टेस्टिस ऑफ मैमल्स। तो इसका आंसर सर्टोली सेल्स हो जाएगा, बी। ये सर्टोली सेल्स सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में पाई जाने वाली टाइप ऑफ सोमेटिक सेल्स होती हैं, जो कि डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजोआ में हेल्प करती हैं।
मतलब दोनों प्रोसेस करवाती हैं ये, स्पर्मेटोजेनेसिस प्लस स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस तो होता है स्पर्म्स की फॉर्मेशन फ्रॉम द स्पर्मेटोसाइट मदर सेल, और स्पर्मियोजेनेसिस होता है कि फाइनल स्टेप बनना, मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होना, तो वो भी सर्टोली सेल्स का ही फंक्शन होता है। इनके ऊपर इन सेल्स के ऊपर टेस्टोस्टेरोन और एफएसएच दोनों हार्मोन के रिसेप्टर होते हैं, और यही रीज़न है, इन्हीं की वजह से जो सिग्नल मिलता है फर्दर फिर वो वैसे ही रिएक्ट करती हैं और पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को कंट्रोल करती हैं और उनको नरिशमेंट भी प्रोवाइड करवाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, वीनस फ्लावर बास्केट बिलोंग्स टू द ऑर्डर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हेक्सेक्टिनेलिडा। वीनस फ्लावर बास्केट ये यूप्लेक्टिला को बोलते हैं और फाइलम पोरीफेरा से बिलोंग करता है। अगर फाइलम पोरीफेरा की क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसकी 3 क्लास होती हैं, कैलकेरिया, हेक्सेक्टिनेलिडा और डेस्मोस्पोंजिया। कैलकेरिया में एग्जाम्पल आते हैं जैसे स्काइफा, ओलिंथस और ल्यूकोसोलेनिया। हेक्सेक्टिनेलिडा में यूप्लेक्टिला और हाइलोनीमा, और डेस्मोस्पोंजिया में यूस्पोंजिया जिसको बाथ स्पंज बोलते हैं, स्पोंजिला जिसको फ्रेश वाटर स्पंज, और एक चैलिना आता है जिसको बोरिंग स्पंज बोलते हैं। ये जो कॉमन नेम मैंने बताए ये भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चंस में आते हैं। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्टोडर्म, क्योंकि गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे एक्टोडर्म से एक न्यूरल प्लेट स्ट्रक्चर बनती है और उसके बाद वो कन्वर्ज होकर न्यूरल ट्यूब बनाती है, और उसी से पूरा का पूरा हमारा नर्वस सिस्टम डेवलप होता है। इससे अब ये क्वेश्चन आ ही गया है तो हमें ये कर लेना चाहिए कि जो तीनों लेयर होती हैं गैस्ट्रुला की, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, तो उनसे कौन कौन से डेरिवेटिव हैं, बट हम यहाँ पे क्योंकि सिर्फ एक्टोडर्म के करेंगे, बाकी आप लोग स्टडी कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे अगर हम लोग एक्टोडर्म की बात करें तो इससे बनता है एपिडर्मिस ऑफ स्किन एंड इट्स डेरिवेटिव, जैसे कि स्वेट ग्लैंड और हेयर फॉलिकल। नेक्स्ट है एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ माउथ एंड एनस। नेक्स्ट है लेंस ऑफ आई, कॉर्निया and sensory receptor in epidermis, plus nervous system, adrenal medulla, tooth enamel and epithelium of pineal and pituitary gland। तो ये एक्टोडर्म वाली लेयर से बनने वाले ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर्स की लिस्ट थी, तो आप बाकी के भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रोमियर डिवाइड ड्यूरिंग मियोसिस एट, तो इसका आंसर हो जाएगा 4th वन, एनाफेज 2, क्योंकि सेंट्रोमियर तो उसी स्टेज में डिवाइड होता है। जो एनाफेज 1 होती है उसमें तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट आउट हो जाते हैं और किसी सेंट्रोमियर को ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन एनाफेज 2 में जो अब होमोलोगस क्रोमोसोम है अब वो सेपरेट हो जाएंगे, मतलब जो उनके साथ क्रोमेटिड्स अटैच हैं, अभी सेंट्रोमियर ब्रेक होता है और वो दोनों क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, मेमोरी ग्लैंड्स डू नॉट बियर टीथ्स इन, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोथेरिया बी, क्योंकि मैमल्स की क्लासिफिकेशन ही समवट इन्हीं के बेस पे की गई है, मेमोरी ग्लैंड्स के बेस पे और थोड़े और बेसिक कैरेक्टर के बेस पे। जो क्लास मैमेलिया है उसको 2 सब क्लास में डिवाइड किया गया है, थेरिया और प्रोटोथेरिया। प्रोटोथेरिया में तो जैसे मोनोट्रीम्स आते हैं, जैसे एग्जाम्पल है प्लेटाइपस और एकिडना, ये ओविपेरस होते हैं, मतलब ये एग्स ले करते हैं, और इनकी जो मेमोरी ग्लैंड्स है वो डायरेक्टली स्किन पे ओपन होती है, उनमें कोई टीथ्स नहीं होती हैं। जो दूसरी सब क्लास है थेरिया, उसकी फर्दर जाके 2 इंफ्रा क्लास हैं, मेटाथेरिया और यूथेरिया, ये इम्पोर्टेंट है। मेटाथेरिया में मार्सुपियल्स आते हैं जैसे कंगारू और ओपोसम, और यूथेरिया में जैसे बाकी सारे ऑर्डर बच के ये आते हैं, आर्टियोडेक्टाइला, पेरिसोडेक्टाइला, कार्निवोरा, प्राइमेटा, लैगोमोर्फा, बाकी जो जितने भी ऑर्डर बच गए, मेन 11 ऑर्डर्स हैं जो मेन हैं, तो वो सारे यूथेरियंस में आते हैं, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। ये भी पूछ सकते हैं कि ओविपेरस ऑर्गेनिज्म या फिर मैमल्स कौन सी क्लास में आते हैं, कौन से सब क्लास में आते हैं, तो वो भी प्रोटोथेरिया में आते हैं, तो इसलिए आपको ये चीज़ पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट है 45, रिपोर्टर जीन कॉमनली यूज्ड इन एक्सप्रेशन वेक्टर इज, तो यहाँ पे रिपोर्टर जीन पूछा है, इसका आंसर सी हो जाएगा, कैट, CAT। ये वैसे बेसिकली बहुत डीप क्वेश्चन पूछा है, अगर रिपोर्टर जीन पे भी पूछ लेते तो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाता। अभी इनका सीक्वेंस पूछा है कि जो रिपोर्टर जीन यूज़ किया है तो उसका फर्स्ट सीक्वेंस क्या होगा, तो ये CAT होता है।
रिपोर्टर जीन क्या होते हैं, ये बेसिकली एक्सोजीनस कोडिंग रीजन होते हैं जो कि हम बाहर से इंसर्ट करते हैं, जॉइन टू ए प्रमोटर सीक्वेंस ऑफ एक्सप्रेशन वेक्टर फॉर मेजरिंग द प्रमोटर एक्टिविटी। तो हमने क्या किया, सिंप्लीफाई करके समझ लेते हैं कि एक एक्सप्रेशन वेक्टर था, उसमें प्रोमोटर सीक्वेंस थे जो कि किसी जीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए के एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था नॉर्मली, बट नाउ वी वांट टू मेजर द एक्टिविटी ऑफ दैट प्रोमोटर। तो इसके लिए हमने एक रिपोर्टर जीन को प्रोमोटर के आगे इंसर्ट कर दिया। अब प्रोमोटर इस जीन के एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इसलिए हम लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रिपोर्टर जीन से प्रोमोटर की एक्टिविटी मेजर कर सकते हैं। तो ये काफ़ी डीप क्वेश्चन था, अगर इसका कंसेप्ट भी पूछ लेते तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन बन जाता। 46 क्वेश्चन है, द सेल ऑफ मोलिस्का इज सिक्रेटेड बाय, तो इसका आंसर डी हो जाएगा मेंटल। अगर हम मोलिस्कन्स की बात करें तो इनमें 3 लेयर होती हैं, एक तो सबसे इनर मोस्ट वाली लेयर होती है, सेकंड होती है मेंटल एंड थर्ड होती है शेल। तो जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है स्किन की, तो वो मेंटल को सिक्रीट करती है, और मेंटल शेल की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है जिसको नेक्रियस लेयर भी बोलते हैं, उसको सिक्रेट करती है। ये नेक्रियस इनर मोस्ट लेयर होती है शेल की, इरिडिसेंट लेयर ऑफ नेक्रे, इसको मदर ऑफ पर्ल भी बोलते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है और मेंटल इसको सिक्रेट करती है। अगर मिडल लेयर की बात करें तो वो प्रिज्मेटिक लेयर होती है, और आउटर लेयर शेल की वो कॉन्किन होती है जो कि प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। तो जब भी मतलब पर्ल फॉर्मेशन होती है वो जो इनर मोस्ट लेयर ऑफ शेल होती है उसमें होती है नेक्रीसियस लेयर। अगर हम 2 वर्ड होते हैं यहाँ पे, मेलाकोलॉजी और कोंकोलॉजी, ये भी इम्पोर्टेंट है। मेलाकोलॉजी होती है स्टडी ऑफ मोलस्का और कोंकोलॉजी होती है स्टडी ऑफ देयर सेल्स, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, नेम द ग्रुप ऑफ एनिमल विच डू नॉट लाइव इन सॉल्ट वाटर, तो इसका आंसर हो जाएगा एम्फीबियंस, क्योंकि एम्फीबियंस की जो स्किन है वो रेस्पिरेशन को सपोर्ट करने के लिए है, और मतलब उसके करैक्टरिस्टिक ऐसे ही हैं कि वो बहुत थिन लेयर ऑफ स्किन होती है, मॉइस्ट है, नॉन केराटिनाइज्ड है, स्मूथ है और हाईली वेस्कुलराइज्ड है। तो अगर वो सॉल्ट वाटर में एनिमल जाएगा तो उसका एक्सोस्मोसिस हो जाएगा सेल्स का, और एनिमल डाई हो सकता है। तो इसीलिए ये कभी मेराइन ऑर्गेनिजम्स नहीं मिलते हैं एम्फीबियन क्लास में, सारे के सारे फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट है, अब क्योंकि जो बाकी ऑप्शन है रेप्टाइल, मैमल्स और फिशेस, इनकी जो स्किन है वो स्ट्रेटिफाइड होती हैं या फिर विद स्केल्स होती हैं जो कि सच हार्श एनवायरनमेंट को टॉलरेट कर सकती हैं, लेकिन एम्फीबियंस की नहीं कर सकती। 48 क्वेश्चन है, इन ह्यूमन जो सस्पेंशन इज ऑफ विच टाइप, तो इसका आंसर सी हो जाएगा क्रेनियोस्टाइलिक, क्योंकि क्रेनियोस्टाइलिक इट इज़ ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ जॉ, क्यों इसमें क्या होता है, जो अपर जो है वो क्रेनियम के साथ फ्यूज होता है और इमोबाइल होता है, जबकि जो लोअर जो होता है वो मोबाइल होता है, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 49, डीएनए फॉर्म्ड फ्रॉम आरएनए, तो इसका आंसर सी हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ये जब हम लोग पीसीआर परफॉर्म करते हैं, पीसीआर में भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरटीपीसीआर लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है हमारे पास जब हम सेल्स का पूरा डीएनए, आरएनए और प्रोटीन एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं, तो हम आरएनए से हम लोग सीडीएनए बनाते हैं, सिंगल साइकिल ऑफ पीसीआर चलाते हैं, और जो सीडीएनए बनता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है टू द एमआरएनए, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर हम इसको डिफाइन करें कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को, तो ये सिंथेटिक डीएनए होता है दैट इज़ ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम एमआरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिस इज एब्सेंट इन, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉग। एक्सिस ये सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रे होता है, इसको C2 से भी डिनोट करते हैं, और जो फर्स्ट होता है उसको C1 बोलते हैं, वो एटलस होता है, और एटलस और एक्सिस के बीच में पाइवोट टाइप ऑफ जॉइंट मिलता है। ये एटलस जो होता है वो स्कल के ओसिपिटल कोंडाइल से मीन्स आर्टिकुलेट करता है। एक्सिस का काम होता है कि ये जो हम नेक रोटेट कर पाते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, तो ये एक्सिस की वजह से ही होता है। लेकिन फ्रॉग में क्योंकि नेक ही नहीं होती है तो एक्सिस भी नहीं होता है, ऑल्दो उनमें जो कोंडाइल है वो मतलब
दो होते हैं, इसीलिए वो डाइकोंडाइलिक होते हैं। सिर्फ एम्फीबियंस और मैमल्स ही डाइकोंडाइलिक होते हैं, जो बर्ड्स और रेप्टाइल्स हैं वो मोनोकोंडाइलिक होते हैं। लेकिन अगर एक्सिस की बात करें कि कौन अपनी गर्दन को रोटेट कर सकते हैं, तो एम्फीबियन में नहीं होती है एक्सिस, अदरवाइज रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स तीनों में एक्सिस प्रेजेंट होता है।